हेलो गाइस, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू आवर चैनल कैरियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। एंड मैं हूं हर्ष गुप्ता एंड हम लोग यहां पे कर रहे हैं पॉलिटी के पीवाईक्यू की सीरीज। एंड आज का जो हमारा सेशन है वो होगा ऑन 2020 क्वेश्चंस। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, द राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से सिचुएशन में राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा। चलिए पढ़ते हैं। पहला है मैटर क्रिएटिंग एन ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज। अब देखने जाओ, अगर ऑल इंडिया न्यूज सर्विसेज है तो बट ऑब्वियस होगा कि ये जो है यहाँ पे राज्यसभा हैज मोर पावर एज कंपेयर टू लोकसभा, बिकॉज रेजोल्यूशन कैन बी ब्रॉट इन राज्यसभा ओनली एंड नॉट इन लोकसभा। क्लियर। स्टेटमेंट 2, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, हमको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन सीएबी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा और लोकसभा बोथ, और ये दोनों हाउस से पास होनी चाहिए विथ स्पेशल मेजोरिटी। क्लियर। एंड अगर एक हाउस में मतलब बिल पास हुआ, दूसरे हाउस में बिल पास नहीं हुआ, तो मतलब वो बिल वहीं पे डेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रोविजन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमको दिख सकता है कि हियर राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ कंपेयर टू लोकसभा। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर देखो यहाँ पे बात किया है रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, तो हियर वी नो कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो यहाँ पे लोकसभा हैज मोर पावर एज कंपेयर टू द राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट में क्या आएगा? लोकसभा हैज मोर पावर एज कंपेयर टू राज्यसभा। एंड मेकिंग द कट मोशंस जो आपका आता है वो आएगा रिगार्डिंग मनी मैटर्स। एंड रिगार्डिंग मनी मैटर्स, यस, वंस अगेन लोकसभा इज पावरफुल देन राज्यसभा। क्लियर। सो बेस्ड ऑन दिस इसका आंसर क्या आता है? आंसर बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा देखने जाओ और ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे राज्यसभा एंड लोकसभा हैव इक्वल पावर। तो यहां पे आप ये बोल सकते हो कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट प्लस इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ये दोनों के अंदर भी ये बोथ द हाउसेज हैव द सेम पावर। उसके अलावा देखने जाओ आप तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। तो ये सारी सिचुएशन में आप देखने जाओ तो यहां पे बोथ दी हाउसेज हैव इक्वल पावर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या आएगा? बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ पे आपको जो एक लिस्ट बनानी है, आप एक काम करना, आप एक लिस्ट बना देना कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पे लोकसभा हैज इक्वल पावर एज कंपेयर टू राज्यसभा, पहला। दूसरा लिस्ट बनाइए, राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। और थर्ड, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वो जनरली पूछते है। ओके, तो आपके साइड से होमवर्क ये रहता है कि आपको एक लिस्ट बना देना है रिगार्डिंग दिस 3 पर्टिकुलर सिचुएशंस। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द एमपी लाड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब देखने जाओ 2020 का क्वेश्चन है एमपी लाड स्कीम। सबसे पहले देखने जाओ तो ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर बेस्ड है। क्लियर, बिकॉज दैट वाज अ ईयर ऑफ 2020 एंड इट वाज अ ईयर ऑफ कोविड। सो कोविड के टाइम पे एमपी लाड स्कीम बहुत ज्यादा न्यूज में था उस साल। ओके, अब ये जो एमपी लाड स्कीम है, अगर आप वो स्कीम के बारे में देखोगे, ओके, तो पहली चीज यहाँ पे क्या, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपीस पर ईयर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, कि हर साल एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं टू डेवलप दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ पे मतलब वो स्कूल्स बना सकते हैं, कॉलेजेस बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, या मतलब एक बोल सकते हो कि लेक्स बना सकते हैं। क्लियर।
तो ये सारी चीज़ें मतलब जो है वो यहाँ पे एक एमपी को दी जाती है टू डेवलप दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी। प्लस ये स्कीम जो था वो 1993 से इफेक्ट में आया है, लॉन्च हुआ है। उसके अलावा देखने जाओ इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। उसके अलावा देखने जाओ तो यहाँ पे इसका बेनिफिट ये होता है प्लस, ओके, रिगार्डिंग SC/ST पॉपुलेशन। अगर मैं SC/ST पॉपुलेशन के बारे में बात करूं तो उन्होंने ये बोला है कि फॉर SC/ST 15% ऑफ द फंड एंड फॉर ST 7.5% of the fund should be used in the MPLAT scheme. Clear? Apart from that, district authority is the supervision authority, जो ये बेसिकली स्कीम को सुपरवाइज करेगा। ओके, और उसका एक फैक्टर यहाँ पे ये चीज भी आता है कि सपोज एक साल में 5 करोड़ रुपए दिए गए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अब यहां पे उस पर्टिकुलर ईयर में सिर्फ 4 करोड़ रुपीस ही यूज्ड हुए, तो यहां पे मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना है 1 CR। अब ये जो 1 CR है उसको मैं नेक्स्ट ईयर में यूज कर सकता हूं, राइट। सो ये जो फंड है इट इज नॉट सो इट इज नॉट लैप्सेबल फंड, सो इट इज नॉन लैप्सेबल फंड है ये। मतलब नॉन लैप्सेबल फंड का मतलब क्या है कि अगर मतलब कोई भी पैसा बचता है एक पर्टिकुलर ईयर में तो वो पैसा मैं नेक्स्ट ईयर फिर से यूज कर सकता हूं अपार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स 5 करोड़ रुपीस। क्लियर? तो ये है रिगार्डिंग एमपीलैट स्कीम। अब चलो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम लोग अब सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, एमपीलैट्स फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। तो यस, हमने देखा ही है कि ये स्टेटमेंट तो सही है। अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन, हमने भी देखा कि 15% जो है वो यूज होगा फॉर SC एंड 7.5% वो यूज होगा फॉर ST। तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। एमपीलैट फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस, यस ये यहां तक तो सही है। एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो गलत है कि बिकॉज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड रूल है, आप उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो स्टेटमेंट नंबर 3 बिकम्स इनकरेक्ट। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर द इंप्लीमेंटिंग ईयर। तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। सो देखने जाओ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है, D 1, 2 एंड 4 ओनली। क्लियर? तो ये आपको कंसेप्ट ऐसा याद रखना है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following categories of fundamental rights incorporates protection against untouchability as a form of discrimination? तो अगर वो बात करें रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी तो ये आपका आता है अंडर आर्टिकल 17 एंड हमको इतना पता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। ओके, तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा, D राइट टू इक्वालिटी। ओके, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन 2020। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय, मतलब यहां पे वो बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर, और सेपरेशन ऑफ पावर वो आपको देखने को मिलता है इन दी आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 50 किसका पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ DPSP। क्लियर? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसका आंसर क्या आएगा, B DPSP। क्लियर? अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट
ये क्वेश्चन अभी तक अब 2020 तक देखने जाओ तो ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, राइट। सो देखने जाओ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आपका तीसरी बार रिपीट हो रहा है अभी। आई थिंक ये पहली बार 2013-14 में आया था, उसके बाद 2015 में भी आ चुका है, अब ये फिर से 2020 में पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का आंसर यहाँ पे सिंपल ही है, ये हम लोग PYQs में भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के वीडियोस में। इसका आंसर आता है डी, विच इज कॉल्ड लिमिटेड गवर्नमेंट। क्लियर, क्योंकि हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बाउंड्री सेट करता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक लिमिटेशन, राइट, वो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इंपोज करेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। क्लियर, अलॉन्ग विद द बजट, अब आप देखने जाओ तो वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अलॉन्ग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर also places the other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. अब this A4 short document is presented because of the mandated by, कि ये कहाँ पे ये लिखा गया है, क्लियर, कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात कि इट इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है ही नहीं। दूसरा, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमको पता है आर्टिकल 112 जो है इट टॉक्स अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर, which is budget, and article 110 it talks about money bill। क्लियर, तो यहां पे बी भी नहीं आएगा। आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 113 देखने जाओ तो इट टॉक्स अबाउट द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। क्लियर है, तो आर्टिकल 113 भी नहीं आएगा, तो बचा क्या, प्रोविजंस अंडर दी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका आंसर है डी। एंड देखने जाओ, राइट, जिसका आंसर आएगा डी। बाद में आप देखने जाओ क्या पूछा है कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, वो यहां पे गवर्नमेंट की एस्टिमेट्स देता है ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज। ओके, कि हमारी फ्यूचर पॉलिसीज क्या रहेगी, हम लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब इट्स रिगार्डिंग अ वन काइंड ऑफ फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज के फ्यूचर के बारे में वो बात करेगा। क्लियर, तो ये वो चीज़ है, समझ आया। तो इसका आंसर यहाँ पे आता है डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, वन ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चन एंड कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 112 क्या है, 110 क्या है, 113 क्या है, वो जस्ट यूजिंग दैट पर्टिकुलर नॉलेज आप इसको यहाँ पे इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, okay, next, other than the fundamental rights, which of the following parts of the constitution reflects the principles of यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उन्होंने यहाँ पे ये दिया। अब आप देखने जाओ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो अगर मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करूँ तो कहना इसे उसका प्रिंसिपल क्या होगा, सबसे पहले कि वो यहाँ पे इक्वालिटी में बात, राइट, वो मानेगा कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वीमेन, या कोई कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे या सेक्स के बेस पे यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे वो यहाँ पे कहना है कि वो यहाँ पे एक फ्रेटर्निटी में मानेगा कि भाई टू प्रमोट ब्रदरहुड करो, यहाँ पे आप मतलब भाईचारा बना के रखो, शांति से रहो। ओके, दैट इज अ बेसिक थिंग विच वी फाइंड दी ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन राइट्स। क्लियर, कि भाईचारा बना रहे और सबको यहाँ पे इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मेन यहाँ पे क्या रहता है, इक्वालिटी। अब देखने जाओ प्रीएम्बल, क्या अंदर उसके अंदर इक्वालिटी है, तो यस, प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी। ओके, बाद में डीपीएसपी, तो यस, आर्टिकल देखने जाओ 38, 39, 39A, ये सारे आर्टिकल डीपीएसपी के वो बात करते हैं रिगार्डिंग इक्वालिटी। ओके,
बाद में देखें जाओ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो यस आर्टिकल 51 है, इट टॉक्स अबाउट दी टू प्रमोट फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड इन द सोसाइटी। था इसका आंसर क्या आता है? ऑल, डी। ये सारे ही चीज़ें बेसिकली जो है वो यहाँ पे यूज होती है टू प्रमोट दी बोल सकते हो कि प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इजी क्वेश्चन है, एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपका फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर एग्जाम के टाइम पे हो तो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A parliamentary system of government, once again रिपीटेड क्वेश्चन। पहली चीज कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है वो। ओके पहली बात तो हमको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखो पहला क्या लिखा है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। नहीं, सारी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जो इलेक्शन जीतेगा उसको ही सीट मिलेगी, बात खत्म। तो ये तो नहीं आता है। दूसरा, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तो यस वी नो, हमको पता है कि एग्जीक्यूटिव जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और यहां पे सबसे पहले क्या आता है इंपॉर्टेंट, लोकसभा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी इन दी लोकसभा, एंड अगर लोकसभा में अगर वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। एंड देखने जाओ इसलिए आपका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो पावर है वो लोकसभा को ही दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे यस ये स्टेटमेंट आ सकता है। फिर देखो सी, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। नहीं, हम इलेक्ट तो करते हैं लेकिन हम लोग उनको रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर? बाद में देखना जाओ, द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फिक्स टर्म। नहीं, मेजोरिटी है तब तक आप रहोगे वरना नहीं रहोगे। तो यस इसका आंसर आएगा बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? Again repeated question of 2013 है ये। ओके इसका आंसर आएगा ए, सिंपल है डीपीएसपी, क्योंकि आपको डीपीएसपी में दिया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट। ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया defines the basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो बात कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, एंड हमको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो यहाँ पे जुडिशियल इवॉल्वमेंट वो राइट वो जुडिशियल के थ्रू यहाँ पे इवॉल्व हुआ था। राइट और कौन से केस में इन्वॉल्व हुआ था? तो ये बेसिकली इवॉल्व हुआ था थ्रू केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, क्योंकि 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट लेके आई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं करता, इट डज नॉट डिफाइन, ये जो है इट डज नॉट डिफाइन कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, वो सिर्फ यहाँ पे ये बताता है कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है? तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता। अब आता है स्टेटमेंट नंबर 2, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बहुत एक जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट की से उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ प्रोवाइड करता है, वो ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारा संविधान हमको जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देता है। तो यस आर्टिकल 13 देख सकते हो आप, 32 देख सकते हो, आर्टिकल 226 देख सकते हो, ये सारी चीज में जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है उनको जुडिशियल रिव्यू का एक पावर दिया जाता है इनडायरेक्टली, इफ नॉट डायरेक्टली देन टू रिव्यू द जजमेंट्स एंड द एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड कर रहे या नहीं कर रहे, क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अपहोल्ड कर रहे या नहीं कर रहे। क्लियर? सो इट इज अ वेरी जनरल स्टेटमेंट। इसका जो यहाँ पे क्या पूछा है करेक्ट, तो इसका आंसर आएगा बी, 2 ओनली। क्लियर फ्रेंड्स? इसका आंसर आएगा अभी, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है, ये याद रखना। अगर यहां पे ये लिखा होता ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस जुडिशियल रिव्यू, तो वो मेंशन नहीं करता, क्योंकि इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड।
ओके, इट इज इम्प्लिसिटली मेंशन्ड। समझ आया? तो यहां पे ये वो चीज है, इसका आंसर आएगा बी, 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ओके, सो ब्यूरोक्रेसी देखना चाहते, सिविल सर्वेंट का मेन काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, जिसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर यूपीएससी। आप अपना काम क्या करोगे आगे जाके? आपका काम सिर्फ इतना ही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे, या जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस है या एग्जीक्यूटिव के जो भी डिसीजंस है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे। सो हमारा काम जो होता है वो होता है ऑफ द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एंड ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं एज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्लियर? और हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। सो देखने जाओ यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी यस। हमारा काम इम्प्लीमेंट करना ही है, हमारा काम सरकार बनाना नहीं है, ना ही सरकार को कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, कुछ हमारा काम नहीं आता है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। और सिविल सर्वेंट का मेन काम क्या होता है कि पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। ओके, फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको ये दिया जाए कि आपको मतलब पीडीएस के थ्रू आपको अपना राशन को जो भी मतलब जो राशन कार्ड होल्डर है आपको उनको फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका काम वही है कि वो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट हो, कि वहाँ पे उस लेवल पे करप्शन ना हो, राइट। जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है, राइट, उनको मतलब जो भी फूड ग्रेन डिसाइड हुआ है वो उनको एग्जैक्टली वही अमाउंट में मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के साथ, ये हमारा काम होता है। चेक एंड बैलेंस रखना, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना। क्लियर? इसका आंसर आएगा डी। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने जाओ तो प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन नेचर। तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा? इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, क्योंकि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बार बार मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है थ्रू दिया वेरियस जजमेंट्स, बट प्रीएम्बल के जो भी फीचर्स है दे आर नॉट एनफोर्सिएबल इन नेचर। नॉन एनफोर्सेबल का मतलब क्या कि अगर मतलब गवर्नमेंट या कोई उसके फीचर्स को वायलेट करता है तो यहाँ पे आपके पास जुडिशियल बैकिंग नहीं होगी। क्लियर? वन ऑफ द इजीएस्ट एंड कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। चलो, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4, तो देखो सबसे पहले पार्ट 4 किसके रिगार्डिंग? इट इज टॉकिंग अबाउट डीपीएसपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ओके, तो दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, तो हमको पता है डीपीएसपी जो है इट इज नॉन एनफोर्सिएबल इन नेचर। क्लियर? तो यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट क्या है कि एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, तो नहीं, तो अप्लाई हियर, यहाँ पे एलिमिनेशन, तो 1 निकल गया एंड यहाँ पे सी निकल गया, बचा क्या? बी और डी। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? दे शैल नॉट बी एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। यस, तो 2 स्टेटमेंट से तो सही होगा सेकंड। थर्ड, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। यस, इसका मीनिंग काम क्या है कि स्टेट की एक वेलफेयर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पे गाइडेंस देना। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, 2 and 3 ओनली। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to the Constitution of India, the person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he is not the member of the legislative of the state. मतलब यहाँ पे वो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको ब्रेक करोगे, क्या बोल रहा है कि पर्सन एलिजिबल टू वोट इज एलिजिबल टू बिकम दी मेंबर, राइट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब एमएलए बनने के लिए वो एलिजिबल है। अब सिंपल एक लॉजिक लगाओ, हमारे वहाँ वोटिंग एज जो है, वोटिंग पर आपको एट द एज ऑफ 18 मिलता है, लेकिन एमएलए बनने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है दैट इज ऑफ 25 ईयर्स। सो डू यू थिंक कि एक 18 साल का जो मतलब एक पर्सन होगा वो यहाँ पे मतलब मेंबर ऑफ या वो एमएलए बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका आंसर आएगा मतलब 1 इज इनकरेक्ट। दूसरा,
according to the Representations of the People's Act 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from the prison. ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले दे आर नॉट परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड. परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड जो है वो क्लॉज नहीं है. हाँ, वो यहाँ पर डिस्क्वालिफाइड कब तक होगा? तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन कब तक होगा? जब तक वो मतलब जेल के अंदर है, इम्प्रिजनमेंट टर्म प्लस 6 years आफ्टर रिलीज. ओके, तो वो सिर्फ मतलब जेल से छूटने के बाद के जो 6 साल है तब तक वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, बाद में वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है. तो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होता है वो. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, नाइदर 1 और 2, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. पूछा क्या गया है? करेक्ट. तो ये चीज आप याद रखना है यहाँ पे. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. The President of India can summon the session of the Parliament at such places as he thinks fit. Yes, क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट के सेशन को समन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास ही है. क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 sessions of the Parliament in a year, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 sessions. तो देखने जाओ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 sessions ऑफ पार्लियामेंट should not be more than 6 months. बस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही लिखा है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 sessions ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन 6 months. मतलब साल में पार्लियामेंट को कम से कम 2 बार तो मिलना है. बस इतना ही लिखा है. अब हमारे वहाँ 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन. तो वो एक इंडियन मतलब वो एक इंडियन प्रैक्टिस है, लेकिन वो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है. क्लियर? तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाता है गलत. क्लियर? एंड देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर. यस, यहाँ पे कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि आपको कम से कम इतने दिन मिलना ही होगा साल में, नहीं. क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो सेकंड कहता है 1, तो इसका आंसर आएगा सी, 1 and 3 ओनली. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट. I guess this was the last question. Yes. So that's it for 2020 PYQs. And I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. And for more videos like this, go and subscribe our channel. Thank you.